जी, तो शुरू करते हैं फिर से। उम, ये हमारी तीसरी रिकॉर्डिंग है मसूरी विमर्श की। अ, पवन जी, जो आपका जो इंटरव्यू लिया था श्याम हम्म। ने और अशोक जी ने, हाँ। अ, उसमें मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वैसे तो कई सारी बातें आपने कही, इम्पोर्टेंट बातें थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे विचार में थी, वो ये थी आपका ये कहना कि नागराज जी देश प्रेमी थे और जो जीवन विद्या का जो माहौल बना हुआ है या जिस तरह से हम लोग इस पूरे को अप्रोच कर रहे हैं, उसमें देश प्रेम की बात नहीं है, बल्कि ये आप ही का शब्द था कि एक ग्लोबलाइज्ड सिटीजन बनने की चाह है या वैसी दृष्टि है, ग्लोबलाइज्ड सिटीजन। मेरे विचार में ये सबसे महत्वपूर्ण अम, बात थी उस इंटरव्यू की। इस पे बात करते हैं, देश प्रेम क्या होता है? नागराज जी को आप देश प्रेमी कह रहे हैं और आधुनिकता में ये ग्लोबलाइज सिटीजन बनने की जो चाह है ना, ये वेल मीनिंग लोग ही हैं। इस पे हम एक दृष्टि डालते हैं। जी। सॉरी। या मुझे ये देश प्रेम वाला जो मामला है, अब क्या है कि अंग्रेजी में कई शब्द आ जाते हैं, तो उससे देश प्रेम जैसी भावना, देश प्रेमी होना, आजकल उसको नेशनलिस्ट कहते हैं। नेशनलिस्ट होना एक अ, उसको तिरस्कार से देखा जाने लगा है। जिंगोनिज्म एक शब्द है अंग्रेजी में, उससे इसको जोड़ा जाता है कि आप जिंगोइनिस्ट हो गए, कि आप अपने को अलग मान रहे हैं कुछ। जैसे इजराइल वालों को के ऊपर ये तोहमत लगती है, और फिर अगर किसी भारतीय को नेशनलिस्ट बोला जाता है तो उसको भी इसी तरह से देखा जाता है। ये पूरा मॉडर्निटी का जो एक अ, जिसमें हम फंस गए हैं, इसमें क्या है कि नई नई शब्दावली, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन लिबरल सेक्युलर जो उनका एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो ये नए नए शब्द और नई नई आइडियाज गढ़ते रहता है। और हमारा एलीट वर्ग, हमारा युवा वर्ग, क्योंकि उसी तरह उनके आदर्श अब इसी तरह के स्कूल कॉलेज, इसी तरह की सोच में वो कहीं आ गया है कि ऐसा हम भी सोचें। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम पिछड़े हैं, ये कोई भाव, ये भाव 200 250 साल से है ना। वो पहले अंग्रेजों के पीछे हम चलते थे, अब अमेरिकनों के पीछे अपने चलते हैं। तो वो एक भाव जिसको कोई सिखाता नहीं है, जो हवा में रहता है, और आप अपने आप उसको एक तरह से ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख कर लेते हैं, ऐसा कुछ मुझे तो लगता है। तो इस तरह की सोच और आइडियोलॉजी हमारे बड़े स्कूल कॉलेजों में अपने आप आ जाती है। फिर ये हमारे जो अमीर और थोड़े कुछ होशियार बच्चे, होनहार बच्चे, जिनको बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है, आजकल तो पैसे से ज़्यादा मिलता है, वो वहाँ जाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा भारत में ज़्यादा बढ़ जाती है। भी देखो, ये विदेश में पढ़ के आया है, वहाँ पे ये यही सब सीखते हैं। और इसी को रिम्पोचे जी ऑर्डिनरी रैशनल थिंकिंग कहते हैं, कि दरअसल ये मान्यताएं होती हैं उनके लिए जो इसको सोच के अपना लेते हैं, बिना बिना इसको एग्जामिन किए, बिना इसके इन बातों की तह में जाए, बिना इनके फाउंड इसकी जड़ में, इसकी फाउंडेशन में कौन सी मान्यताएं हैं उसको एग्जामिन किए बिना। ये जो मान्यताएं हैं इनकी जड़ों में, उसमें क्या सच्चाई है? वो सिर्फ एक कल्पना है, आधार विहीन कल्पना है, या वो कोई अ, ठोस सच्चाई पे खड़ी है? इसको एग्जामिन करने की न तो हम कुवत देते हैं शिक्षा में, और न इनमें होती है। तो ये उसको सिर्फ ग्रहण कर लेते हैं बिना सोचे समझे, और फिर उस हिसाब से पूरा इनका कार्य व्यवहार होने लगता है।
इसमें कुछ दिन मतलब कुछ सालों से नेशनलिज्म को एक तिरस्कार की भाषा से देखा जाने लगा है, नेशनैलिटी को। और ऐसा नहीं था हमेशा। ऐसा मैं जब बड़ा हो रहा था, जो कि मैं बोलूं 50 साल पहले तक, ऐसा नहीं था। और अब होने लगा है। एक मिनट, आप बात करते हैं ना तो थोड़ा ध्यान तो रखो। ऐसे कैसे चलेगा, कितनी बार बोलूं। तो अ, जी, पहले आप नहीं कह था। रहे थे कि आपके बचपन में ऐसा नहीं था। हाँ। हमारे बचपन में हम जब बड़े हुए, हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में और फिर कॉलेज में, ऐसा नहीं था। बल्कि उस समय तो देश प्रेम होना एक अच्छी ही बात मानी जाती थी। ये कब परिवर्तन हुआ एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये करीब पिछले 30-40 साल से इस ये बढ़ा है। यानी करीब 80 के दशक के, जब से रूस ढहा, मतलब सोवियत रूस खत्म हुआ और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, और जब वो ये कहना शुरू कर दिए अमेरिकन्स कि दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री, कि भाई हम तो अब पहुंच गए हैं, अब इसके बाद और कुछ, सबसे हमने वो चीज हासिल कर ली है कि सबसे बढ़िया सोसाइटी क्या होती है अब हमको मालूम है, डेमोक्रेसी क्या होती है हमको मालूम है, और हमने उसको हासिल कर लिया। दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री। आई थिंक उस समय से ये वाली प्रवृत्ति शुरू हुई। इसका जिक्र मैंने कभी किया भी है आपके साथ कि जब सोवियत रूस का पतन हुआ 89-90 के आसपास, तब अमेरिका में ये सोच हुई, अगर ये बात हो गई है तो मुझे टोक देना। तो अमेरिका में ये सोच हुई, ये दो पिछले दो अपने ने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें अगर ये हुआ है तो रोक देंगे, कि उसमें ये सोच चली कि भाई ये जो एक प्रकार की सोच, आइडियोलॉजी जिसको सोवियत रूस रिप्रेजेंट करता था, अब क्योंकि वो सोवियत रूस रहा ही नहीं, और वो जो सोच है वो उसको हमने धराशायी कर दिया, तो उससे वो सोच तो नहीं जाने वाली है। वो सोच तो कोई ना कोई और फिर उसको उठाएगा। तो वो कोई और उठाए उससे पहले हम ही उसको क्यों ना उठा ले। अमेरिका बहुत आगे की सोचता है, पश्चिम बहुत आगे की सोचता है। मतलब कोई भी उन्नत राष्ट्र आगे की सोचेगा ही, उन्नत होता ही इसलिए कि वो आगे की सोचता है। तो ये लोगों ने ये बात सोच करके उस समय से इन्होंने अपनी बड़ी यूनिवर्सिटीज को खूब फंडिंग देनी शुरू करी है। आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 89, 88, 89, 90 के बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कितनी बड़ी फंडिंग शुरू हुई है। वो मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक गई है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर आप गूगल से अगर थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। और ये फंडिंग ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स को ज्यादा गई है। ये साइंस वाले डिपार्टमेंट में नहीं हुई इतनी बड़ी फंडिंग, ये ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट में, जहां इस तरह की आइडियोलॉजीज और आइडियाज का निर्माण हो किया जा सके। और ये जितने उनके लेफ्ट लिबरल प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको इस पैसे के दम पर यूनिवर्सिटीज में एक तरह से उनको बांध दिया गया सोने के पिंजरे में। इस फंडिंग के जरिए वो उनको खूब पैसे मिले रिसर्च के लिए, इत्यादि इत्यादि। वो लोग अपने को सुखी हो गए यूनिवर्सिटी के पिंजरे में बंद करके। और वहां से एक तरफ उन्होंने अपनी जनता को इस तरह की सोच से दूर कर दिया, यूनिवर्सिटी में कैद कर दिया, और दूसरी तरफ वहां से जो आइडियाज निकले उसको पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाया। तो मेरा मानना है कि ये जो, जिसमें देश प्रेम एक महत्वहीन हो गया एक शब्द, वो इस 90 के बाद से ये प्रवृत्ति जोरों से चालू हुई, जिसको आज हम वोक कहते हैं, WOKE, जिसमें कि आप देखते हैं कि लड़का और लड़की का भेद को ये समाप्त कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपका लिंग आपके आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेगा,
आपका लिंग लड़के का होते हुए भी आपका मैं, आपका स्व लड़की का हो सकता है, और आपका लिंग लड़की का होते हुए भी आपका स्व लड़के का हो सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता है। दिस इज योर फ्रीडम एंड योर राइट टू चूज। तो इस मूर्खता तक ये लोग जा रहे हैं, और इसका हम इंडिकेशन, इसके प्रमाण हम भारत में भी देखते हैं। ये जो कॉकरोच पार्टी के आंदोलन होते हैं उसमें भी इस तरह के चेहरे आपको दिखाई देते हैं, और जेएनयू जैसी विश्वविद्यालय में आपको इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, लड़का दाढ़ी है और साड़ी पहने हुए है, वगैरह वगैरह। तो ये सब वहां से निकलता है। ये अल्टीमेटली सोसाइटी को पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक और समाज नाम की चीज को, बिल्कुल जो रहा सा समाज भी है उसको खत्म करने की ओर ले जाता है। अब मैं देश प्रेम पे आता हूं। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि मैं जब बड़ा हुआ, हालांकि जैसा मैंने कहा कि मेरे परिवार में लेफ्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव था, उसके बावजूद, क्योंकि लेफ्टिस्ट, आज का जो लेफ्टिस्ट है वो नेशनलिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। उसके लिए नेशनलिज्म, नेशनलिटी की बात जो है वो ग्लोबलिस्ट हो गया, यानी वो विश्व मानव हो गया है। अब ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है विश्व मानव, लेकिन क्या है कि जीवन विद्या में भी मानवता की बात है, जीवन विद्या में भी मानव की बात है। मानव माने भारतीय मानव नहीं, अमेरिकन मानव नहीं, मानव। क्योंकि सत्य की बात है, और सत्य जो होता है वो कॉमन डिनोमिनेटर में ही पाया जाता है, वो विशेषता में नहीं पाया जा सकता। वो इजनेस में पाया जाता है, इंट्रिंसिकनेस में पाया जाता है सत्य। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग सनातन कहते हैं, जिसको हम एटर्नल और पेरेनियल कहते हैं। तो एटर्नल और पेरेनियल तो हमेशा ही उस कॉमन डिनोमिनेटर में पाया जाएगा जिसमें आपने विशेषता खत्म कर दी, और उसके बाद जो बचा उसमें आप देखते हैं। जैसे जानवर की अगर आप बात करें, जानवरों के समुदाय की, तो आपको उसकी घोड़े की विशेषता, शेर की विशेषता, हिरण की विशेषता को खत्म करके वो जो बचता है, जहां वो सिर्फ जानवर रह जाता है, उसको, उसमें क्या कॉमन है, उसको समझेंगे तो आपको जानवरों के संसार के बारे में आप कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो सनातन होगी। और अगर घोड़े की ही बात करनी है, तो घोड़ों के सारे घोड़ों को लेके, सारी नस्लों को लेके, उसमें विशेषताओं को खत्म करके सिर्फ घोड़ा जहां रह जाता है, उसको देख के आप घोड़े की इज्जत की बात कर सकते हैं। तो मानवता में भी ऐसा ही है। मानव अलग अलग हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, सब कुछ है। आप उसको सबको खत्म करके उस जगह आप पहुंचते हैं जहां पर सब में कॉमनैलिटी आपको मिलती है, तो आपको इज्जत समझ में आती है। यहां तक तो बात ठीक। लेकिन विशेषता भी है। मॉडर्निटी का एक रोग ये है, मैं बार बार इसको लाता हूं क्योंकि जो लोग श्रोता हैं वो भी इससे इसको देख पाए। मॉडर्निटी का एक रोग ये है कि हमारी सोच में एक मान्यता डाल गई है कि हम डिफरेंसेस ही देखते हैं, एक, और दूसरा हम हर चीज को बाइनरी में समझते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि हम भारतीय सभ्यता बहुत ऊंची सभ्यता है, अगर मैं ये कहूं, तो जो सुनने वाला है वो ये सुनता है कि पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि उसके दिमाग में भारतीय सभ्यता एक छोर है और पश्चिमी सभ्यता दूसरा छोर है, ये बाइनरी है। तो मैं भारतीय सभ्यता बहुत ऊंची है कहता हूं, तो उसको ये, इसके साथ साथ ये भी सुनता है जो मैं नहीं कहता हूं, कि पश्चिमी सभ्यता बहुत ही निकृष्ट है, जो मैंने नहीं कहा। मैं एक उदाहरण देता, या लड़के बहुत बहादुर होते हैं अगर मैं ये कहूं, तो उसको ये सुनता है कि ये कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत कमजोर होती। ये एक हमारे सोच में घुस गया है, जबकि ऐसा, ये थोड़ी अपनी आदत को बदलना चाहिए। इस कंडीशनिंग से हमको बाहर निकलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम बाइनरी में ना सोचें। तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग,
कि जब मैं ये कहता हूं कि कॉमनैलिटी इज समथिंग, जिस सनातन को समझने के लिए, मानव को समझने के लिए हमको उसको कॉमन डिनोमिनेटर तक जाना पड़ेगा, तभी हमको मानव समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि विशेषता और जो उसकी, जो भारतीय होने पर में, भारतीयता में जो एक भारतीय और अमेरिकन में जो एक भेद है, उसको हमको नहीं समझना है, उसको भी समझना है। मतलब जी। ये इसके कई लेवल्स हैं। हाँ। दो सवाल तुरंत मन में आए हैं, पूछ लेता हूँ। दोनों को एक साथ पूछ रहा हूँ, आप एक एक करके उनका उत्तर देना। जैसे आपने कहा कि आपके बचपन में या आपके कॉलेज डेज में भी देश प्रेम था, है ना? और आपका परिवार तो समाजवादी परिवार रहा है। जैसे आपके ताऊजी ट्रॉट्स्की के पार्टी के फाउंडर रहे हैं ना, उतने उतने लेवल के मार्क्सिस्ट रहे हैं। फाउंडर मेंबर, हाँ। हाँ, क्या आपके ताऊजी देश प्रेमी थे? हालांकि एक मार्क्सिस्ट, एक समाजवादी थे, नंबर एक। ऐसे ही ताऊजी, आपके ताऊजी के जो दोस्त लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया, या जो जेपी थे, है ना, ये भी समाजवादी, क्या ये लोग देश प्रेमी थे आपके आपके नज़र में? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ बहुत साधु संन्यासियों की परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही है। ये लोग समाधि में लगे हैं, है ना, इनको अस्तित्व से मतलब होता है, उसी लेवल पे बातें भी करते हैं। लेकिन न, जैसे हम देखते हैं अपने रिम्पोचे जी को। रिम्पोचे जी एक क्या कहें, मतलब सन्यासी कह सकते हैं, और कुछ शब्द ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन वो देश प्रेमी भी लगते हैं, है ना, तिब्बत के प्रति एक लगाव है, तिब्बत के अलावा भारत के प्रति भी एक लगाव है। लेकिन जब वो बात उनसे बात करेंगे तो वो फिर वो मेटा लेवल पे ही बात करेंगे हम लोगों से। अब जिनके करीब होंगे उनसे देश प्रेम की भी शायद बात करेंगे। ऐसे ही श्री अरविंद ध्यान आते हैं। श्री अरविंद भी महान स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रहे हैं, लेकिन वो देश प्रेमी तो थे, और अंत तक थे। तो इन दो चीज़ों को एक बार एड्रेस कीजिए। एक तो समाजवादी जो थे पुराने, क्या वो देश प्रेमी थे? दूसरे, भारत में जो सन्यासी परंपरा रही है, उसमें भी हम्म। देश प्रेम हमको दिखता है क्या? बहुत अच्छा तुम्हारा इंटरवेंशन है, बिकॉज इससे ध्यान मुझे भी कुछ चीजें आती हैं। बिल्कुल थे। अगर एक शब्द में कहूं तो बिल्कुल थे। लोहिया, जेपी और उस समय के अन्य समाजवादी भी जो थे वो देश प्रेमी थे। मैं कम्युनिस्टों के बारे में मेरा मैं कमेंट नहीं करूं तो ठीक है, मुझे डाउट है कि उनमें ये भाव था कि नहीं था। शुरू वालों में होगा, पर मैं उनको इतने नजदीक से नहीं जानता। लेकिन लोहिया को बहुत नजदीक से जानता हूँ, उस समय के समाजवादियों को, जेपी को बहुत नजदीक से जानता हूँ। तो मैं कहूंगा हाँ, उनमें था। और लोहिया की तो राइटिंग में भी ये झलकता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत राइटिंग है, जिसमें बिल्कुल देश प्रेम झलकता है। गांधी जी में था। गांधी जी की अगर हिंद स्वराजी पढ़ो तो भारतीयता की कितनी वो ऊंची परिभाषा करते हैं, उसकी गरीब उसका गुणगान करते हैं। उनमें वो देश प्रेम था। तो पर ये ही प्रवृत्ति अब जाकर के करीब करीब शून्य पे पहुंच गई है। नए समाजवादियों में शायद ये सोच भी नहीं है। देश की बात तो करते हैं, देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो देश की बात करेंगे। पर देश की बात करना वो तो कम्युनिस्ट भी करते हैं, वो तो कॉकरोच पार्टी भी करती है। लेकिन देश की बात करना और देश प्रेम में फर्क है। देश प्रेम, देश को एक ज्योग्राफिकल एंटिटी मान करके वहां की पॉलिटिक्स में होने के कारण आपको देश की बात करनी पड़ती है। लेकिन देश प्रेम ज्योग्राफिक एंटिटी सिर्फ नहीं है ना। तो ये तो इस तरह से है। ये लोगों ने तो ये, क्योंकि पूरी की तरह से मटीरियलिस्टिक सोच जब आदमी की हो जाती है तो उसमें बहुत बुनियादी तौर पे गड़बड़ हो जाता है। देश प्रेम में आप अपने अतीत को भी देखते हैं, आप अपने इतिहास को भी देखते हैं, आप अपने इतिहास पे गौरव करते हैं, आप अपने रामायण महाभारत पे गर्व करते हैं, आप अपने अभी अभी के इतिहास पे भी गर्व करते हैं। और आप अपनी सोच पे गर्व करते हैं, आप अपनी सिविलाइजेशन सोच पे गर्व करते हैं। बहुत कुछ उसमें होता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं देश की जब बात होती है। आप अपने आसपास में अपने
ऑर्डिनरी लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, तिरस्कार का भाव नहीं रखते। आप अपने को बहुत ऊंचा और उनको बेचारा नहीं मानते। उसमें एक कम से हो सकता है कि आप ज्यादा प्रिविलेज्ड हो, कोई तरह से आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया हो, आपके पास ज्यादा भौतिक सुख सुविधा हो, आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा हो, परंतु फिर भी आपका सामान्य के प्रति एक भाव रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक खास सभ्यता से निकला हुआ व्यक्ति है, उसमें वो गुण है, और आप उसको पहचान भी लेते हो। जब वो कोई दुख और सुख को झेलता है और बोलता कोई बात नहीं, ये बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, अब मतलब वो इमीडिएट को बहुत तवज्जो नहीं देता, तो आप उस चीज को पहचान करके खुश होते हो, ये देश प्रेम है। आप उसको जगह जगह देखते हो कि क्या है, आप अपने वनस्पति को देख के खुश होते हो, आप अपनी नदियों को देख के खुश होते हो। खुश होने की नाटक नहीं करना पड़ता, हमने अपने आप हिमालय को देख के आपका न सिर्फ आपका दिमाग हल्का होता है, बोझ हल्का होता है, पर आप उन्नत होते हो उसको देख करके। ये कैसे होता है मैं नहीं जानता, पर अगर देश प्रेम होता है तो हिमालय देखेंगे, गंगा देखेंगे, तो आपके अंदर कुछ एक स्पंदन होता है, एक प्रकार का जो बहुत ही खूबसूरत स्पंदन होता है। ये कैसे आता है, मैं इसकी एनालिसिस में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत स्पेक्युलेटिव होगा, बट ये होता है। आज के बच्चों में ये होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता। हिमालय को देख के वो भी खुश होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा खुश नहीं होते होंगे। बर्फ के पहाड़ चोटीले, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पहाड़ों को देख के खुश होते होंगे, लेकिन उधर केदारनाथ का मंदिर या बद्रीनाथ का मंदिर उस ऊंचाई पे इस भव्यता के साथ खड़ा है, वहां बैठ के क्या उनके दिमाग में ये कल्पना दौड़ती है कि कब बना होगा, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, और जिन्होंने भी बनाया होगा, जैसे भी वो बना होगा, उस उसको सोच करके उनमें रोमांच और उनमें एक प्रकार का गर्व का एहसास होता है कि नहीं होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है वो बर्फ देख के खुश होते हैं। उस उस मंदिर को देख के उनके अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता। हो सकता है वो एकदम फ्लैट रह जाता हो, कुछ ना होता हो, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक अगर एक्सट्रीम पे जाकर हम बात करें तो ये ग्लोबलाइज सिटीजन जो हुआ है, जो 90 से बनना शुरू हुआ है, हाँ, उसने इसमें इसमें थोड़ा जो साधु सन्यासी परंपरा रही है ना, जैसे रिम्पोचे जी या है हाँ हाँ हाँ, है ना, ठीक बात है। ये भी नहीं, देश प्रेमी लोग। बिल्कुल थे। आई मीन अरबिंदो का जो तुमने नाम लिया वो तो बिल्कुल सो, मतलब उनकी तो राइटिंग अगर आप देखें तो भारतवर्ष के बारे में जो जो उन्होंने कहा है, यहाँ के जो जो पोटेंशियलिटीज की बात की है, स्पेसिफिकली भारत की बात की है, तो उनमें तो ये ऑब्वियस है। मतलब वो उनका तो बैकग्राउंड भी ऐसे रहा ना, वो तो मतलब क्रांतिकारी आदमी थे, और उस क्रांति से उनका प्रोसेस ही वहां से शुरू हुआ। जेल गए, अलीपुर की जेल में रहे, और जेल में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और वहां से उनका पूरा जीवन बदल गया। तो उनके तो रोम रोम में भारत बसा हुआ था, उनकी राइटिंग में ये है। पर सिर्फ उनमें नहीं है। अगर आप अ, करपात्री जी महाराज को अगर देखें तो उनमें बिल्कुल देश प्रेम है, बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। देखा वो तो राजनीति से भी उन्होंने अपने आप को दूर नहीं रखा। मतलब वो तो फायर थे, जैसे आग का गोले के टाइप के आदमी थे कि जिनके लिए कोई बाउंड्री नहीं थी। सन्यासी के लिए कोई बाउंड्री रहनी भी नहीं चाहिए, ऊंचे सन्यासी के लिए उसके सब कुछ एक हो जाता है। तो उसके लिए कोई, उनके लिए राजनीति भी अछूत नहीं थी। हाँ, सत्ता हासिल करना खुद के लिए वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति इन इट्स प्योर फॉर्म वाज, ही वाज पार्ट ऑफ दैट। आई मीन उन्होंने वो जो आंदोलन किया गोरक्षा के सपोर्ट में, और उसमें गोलियां चली, तो उसका उसके लीडर तो करपात्री जी महाराज थे एक प्रकार से, और उन्होंने कितने सारे साधु संतों को अपने साथ किया, जगह जगह जाके बात की। उसी तरह से अगर आप शंकराचार्यों को कभी कभी देखते हैं, मैं पॉल ब्रंटन एक अंग्रेज हुए हैं, उनकी एक किताब मैं देख रहा था। आई थिंक द फर्स्ट बुक दैट ही रोट, इट नेम वाज इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। अगर उस किताब को तुम पढ़ो तो उसमें वो अपना कांची के शंकराचार्य
चंद्रशेखर सरस्वती की भेंट उस करता है उनसे, और उसका डिस्क्रिप्शन है, शंकराचार्य का डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें वो एक बात बड़ी जबरदस्त कहता है कि जब मैं उनसे मिला, शंकराचार्य जी से, जैनेन्द्र सरस्वती से, नॉट जैनेन्द्र सरस्वती, चंद्रशेखर सरस्वती से, तो चंद्रशेखर सरस्वती इतना कुछ जानते थे यूरोप की पॉलिटिक्स के बारे में। यूरोप में जो हो रहा है, ये 1930 के आसपास की बात है, तो फर्स्ट विश्व युद्ध के आसपास की बात है। आई थिंक मे बी लेट 20 अर्ली 20s, आई डोंट रिमेम्बर, बट फर्स्ट फर्स्ट पहला विश्व युद्ध हो चुका था या तभी खत्म हुआ था। तो उनको सारी पता था क्या हो रहा है पूरे विश्व में, और उसका क्या असर हो रहा है लोगों पर। और पॉल ब्रंटन लिखता है कि मैं तो वहां से आया था, मुझे भी इतनी बारीकी से इस चीजों का पता नहीं था जितना इस सन्यासी को पता था। और न सिर्फ पता था, बट ये एक्यूटली अवेयर था कि इसका क्या होने वाला है। और कई चीजें तो उनको ऐसी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन, जो मुझे भी नहीं मालूम थी। ये कौन आदमी को होगा जो आदमी ये इस संसार को सिर्फ माया समझ के उसको उससे दूर हो गया, उसको ये चीज नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ही इज देयर, ही इज इवन। और मेरा थोड़ा बहुत अनुभव जैनेन्द्र सरस्वती का है, जो उनके बाद हुए, जिनको जेल भी हुई, लिया ललिता निजल की। तो अक्यूटली अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी भी मैं बहुत, मतलब मुझे मजा आता है इनको देख के, जो आपके श्रृंगेरी के नए आचार्य हैं, जो जो बनने वाले हैं अब, अ, उस पद पे बैठेंगे, शंकराचार्य के पद पे। यंग हैं, आई थिंक 30-35 साल की उम्र होगी, नाम मैं भूल रहा हूं। अभी दिल्ली भी आए थे, नेपाल भी गए थे। ही आई थिंक ही इज लाइक दैट, ही इज acutely अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये लोगों ने देश को अलग कर दिया, और उनकी बात में बिल्कुल देश प्रेम आपको दिखाई देगा, झलकता है। और देश प्रेम ही नहीं, वो अच्छी तरह से वो समझते हैं कि हमारा और नेपाल का क्या संबंध है। मुझे तो इतना मजा आया उनका पूरा देख करके। बहुत संभल के बोलते हैं, कहीं भी इस तरह की बात नहीं करते कि आप उस पर कोई तरह का वो कर दें। लेकिन आपको उसमें दिखाई देगा कि ये एक लंबी राजनीति कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों के लिए, नेपाल और भारत के लिए शुभ है। कर रहे हैं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं कर रहा है जो वो काम कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब ध्यान देने योग्य काम कर रहे हैं वो अभी नेपाल गए थे, वहां जगह जगह जाके उन्होंने पूजा की। ऊपर के एकदम अंचलों में, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जो मंदिर वंदिर हैं वहां तक गए। उन्होंने, वहां के पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया, वहां पे सारे पुलिस अधिकारी थे। तो ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स that our great saints have never been, आंख नहीं मूंदी है उन्होंने, उनको देश प्रेम है और इसीलिए वो ये सब करते हैं। जीवन विद्या में ये प्रॉब्लम हो गया है। जीवन विद्या के लोग, क्योंकि द पीपल हु केम, एजुकेटेड क्लासेस के, जो जो अन सो कॉल्ड अनएजुकेटेड है, उन वो दूर हो गए। जीवन विद्या मतलब नहीं, जीवन विद्या उनके लिए बहुत कठिन बना दी गई है। उनको नहीं मतलब, और बैठते भी तो बेचारे मूक दर्शक की तरह बैठते हैं। वो अग्रणी भूमिका उन्होंने नहीं नहीं ली है। अग्रणी भूमिका तो एजुकेटेड क्लासेस ने ली है, इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट्स ने, पोस्ट ग्रेजुएट्स ने, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और अवेयर मानते हैं, उन लोगों ने ली है। ये लोग जो हैं, ये पहले से ही ग्लोबलिस्ट हैं। तो इनको प्रेम, देश प्रेम क्या होता है मुझे तो नहीं दिखाई देता। देश के बारे, फिर से मैं कह रहा हूं, देश के बारे में बात करना और देश प्रेम दो अलग अलग चीजें हैं। इनमें रोमांच ही हमको नहीं दिखाई देता, मैं सच बताता हूं। रोमांच एक चीज होती है ना, अंग्रेजी में रोमांस कह लीजिए। मैं पहाड़ों में शुरू में जब आया, तो मैं रोमांटिक था इसलिए आया, आई हैड अ रोमांस विथ फॉरेस्ट एंड द हिल्स। आई डोंट सी दैट। मैंने एक बार कहा था कि भाई रस ही नहीं दिखाई देता। कैसा नीरसता क्यों आ गई है, ये मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों जीवन विद्या में इतनी नीरसता आ गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां गाना बजाना शुरू हो जाए, रसला वो वैसी चीज नहीं है। परंतु एक तरह का सब चीज को हम लोगों ने एक
एक शब्द होता है डीरेसिनेटेड, कि आपने रूट से काट दिया। एक होता है आपने रसों से काट दिया। और उसका जो जो वो वाला पक्ष है जिसमें कोई कोई रस नहीं रह गया, उसकी आप बात करते हैं। मतलब शुद्ध इंटेलेक्चुअलिज्म में चले गए हम लोग। ये शुद्ध इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड, यू नो, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब ये तुम्हारा ये भी प्रश्न था कि आप बोलते हैं कि नागराज जी देश प्रेमी थे। हाँ थे ना। मेरी बात उनसे जब होती थी, एक गप लग रही, हमारी गपें बहुत लगी। मेरी गप लगती थी भारत को लेके, पाकिस्तान को लेके, पार्टीशन को लेके, गांधी को लेके, स्वतंत्रता कैसे मिली उसको लेके। नागराज जी का पहला जो डिसअपॉइंटमेंट था वो क्या था? यही था ना कि भारत का संविधान बना है, उसमें भारत कहाँ है? भारत कहाँ है, मानवता कहाँ? नहीं, ये भी तो बोल सकते थे ना कि उसमें मानवता कहाँ है। उन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने कहा इसमें भारत कहाँ है। इस बात पर क्यों नहीं हम ध्यान देते कि ऐसा क्यों कहा? तो क्योंकि सी पॉइंट ये है कि मैं जैसा समझता हूं, हम जब भारतीय सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। हमको सनातन को देखना पड़ेगा, हमको सभ्यता यानी सिविलाइजेशन को देखना पड़ेगा, और हमको कल्चर को या संस्कृति को तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, सनातन वो है, सनातन एटर्नल एंड पेरेनियल ट्रुथ है। एटर्नल एंड पेरेनियल ट्रुथ में आपको कॉस्मिक वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दिया, जो रियलिटी है, जिसकी नागराज जी बात करते हैं कि ये इकाई है, और ये क्या कहते हैं, शून्य है। और इसमें ये जितनी इकाइयां हैं, इनके चार मोटे मोटे कैटेगरीज उन्होंने किए। मटीरियल ऑर्डर, द दूसरा वाला जो वनस्पतियों का संसार है, तीसरा वाला जिसमें जानवर और पक्षी हैं, और चौथा वाला मानव। इन्होंने चार ब्रॉड कैटेगरीज की, और चारों ब्रॉड कैटेगरीज के बीच में आपस में क्या संबंध है इसकी बात की। और उन्होंने ये बताया कि ये एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है, ऐसा ही है। जो वनस्पति संसार है वो मटेरियल ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। परंतु मटीरियल सॉरी वनस्पति संसार भी का रिलेशनशिप विथ द मटेरियल ऑर्डर इज दैट ऑफ नर्चरिंग एंड नरिशिंग, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। और ऐसे ही वो चीज आगे बढ़ती है, सब बताया, मैं इस पे इलेबोरेट नहीं करूंगा। बट दिस इज द वे थिंग्स आर, दैट इज सनातन, दैट इज द रियलिटी। वैसे ही उन्होंने हर फिर इन ऑर्डर्स के की अंदरूनी ऑर्डर क्या है उसकी बात की। एक तो ये बड़ा ऑर्डर क्या है, फिर सब ऑर्डर्स क्या है, फिर सब सब ऑर्डर्स क्या है, इसी की बात वो कर रहे हैं। और ये जो है ये एग्जिस्टेंशियल है, हमने बनाया नहीं है। और अगर आप वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको समझ करके उसके बाद आप इसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो आप सुखी सुखी होंगे, ये बात वो मोटा मोटी कर रहे हैं। ये तो सनातन की समझ पे जो सिविलाइजेशन बिल्ड हुई, उसका नाम भारतीय सिविलाइजेशन है, ऐसा मैं समझता हूं। कि सनातन को समझ के, रियलिटी को समझ के जो सिविलाइजेशन बिल्ड हुई, उस सिविलाइजेशन का नाम भारतीय सिविलाइजेशन है। और उस भारतीय सिविलाइजेशन से अनेक प्रकार के कल्चर्स निकले। जो कल्चर्स अलग अलग रीजन में पनपे, उधर की आबो हवा, उधर की जो स्थानीयता है, उसके उसमें उसका फलन हुआ। जैसे बीज, आपने एक बीज कई जगह डालेंगे, वो धरती और आसपास की आबो हवा से के अनुसार वो बीज पनपेगा। हर तरह एक जैसा पेड़ नहीं लगेगा, उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस होंगे। क्यों होंगे वो वेरिएशंस? क्योंकि वहां की आबो हवा अलग है, वहां की जमीन अलग है। तो वैसे ही सिविलाइजेशन उस एक सिविलाइजेशन से अनेक संस्कृतियां पनपी इस देश में। धोती और साड़ी का एक बेसिक फंडा ये कि भाई ऐसा एक कपड़ा हो जो कि आप मल्टीपर्पज यूज कर सकें, उसको आप पहन भी सकें, पतले हो तो भी पहने, मोटे हो तो भी पहने, छोटे हो तो भी पहने, बड़े हो तो भी पहने, और उसका और भी उपयोग कर सकें। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो बिछा के लेट जाओ, ओढ़ लो, वगैरह वगैरह। इसी इसी आइडिया को, इसी इंटेंजिबल
विचार, विचार बोलूं क्या बोलूं, जो भी, इसको लेकर के अलग अलग साड़ी पहनने की कलाएं विकसित हुई, वो कल्चर है। तो कल्चर इज द मैनिफेस्टेड पार्ट ऑफ the unseen civilizational understanding. Civilization understanding is unseen, it has to be understood. That gets manifested in different regions in different ways. जैसे आयुर्वेद की एक समझ, और अलग अलग जगह उसी समझ के अनुसार से खाना बनना, जहां जो वहां पैदा होता है उसमें फिर चूज करके आपने कुछ रेसिपी बनाई उसी प्रिंसिपल के आधार पे। तो जो रेसिपी बनी वो कल्चरल हुई, लेकिन समझ जो है वो सिविलाइजेशनल है। इस तरह से हमारा देश बना है। तो सनातन की समझ पे आधारित जो जो सभ्यता है उसको भारतीय सभ्यता कहते हैं। भारत, ये सभ्यता दूसरी जगह भी हो सकती है, ये सभ्यता दूसरी जगह भी हो सकती है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी देख सकता है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। Unlike, this Abrahamic religion where the satya, it doesn't have to be discovered, it has to be read and accepted that this is true. Here it is not so. You can see it because it's there for anyone to see. That is the basic difference. तो ये चीज जो है नागराज जी, इसके बावजूद इस देश को प्रणाम तो करते ही थे कि यहां पे ऐसी समझ रही है भाई, ऐसी समझ विकसित हुई है। तो उसको वो बोलते थे ना, पूर्वजों के कंधे पर हम खड़े हैं। तो ये पूर्वजों के कंधे पे खड़ा होने का, कौन से पूर्वज, यहीं के पूर्वज ना। और जब मैं बात करता था उनसे तो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इन डीपली मूव्ड बाय भारत के प्रति उनका प्रेम बहुत ही पैल्पेबल था मेरे लिए तो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने बात की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें भारत की आत्मा क्या है, तो भारत की आत्मा बोले, मानवता नहीं बोले। जी, जी, जी। अ, पवन भी आ गए हैं, लेकिन पवन आप 1 मिनट रुकिए, मैं एक सवाल और पूछ लूँ पवन जी से, उसके बाद आप आइएगा। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है पवन जी, हाँ, थोड़ा-सा टेढ़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि नागराज जी कहते थे कि भई अपने और पराये की जो दीवार है इसको हटाओ। हम्म। दूसरी तरफ ऐसा मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि जब हम हम्म। देश प्रेम की बात करेंगे, तो हम कहीं हम्म। न कहीं एक अपने पराये की दीवार ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह रहे हैं कि भई हम लोग हैं जो हम सनातन सत्य पे खड़े हुए लोग हैं, या उसकी हम तवज्जो करते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो कि बुकिश सत्य पे जिन्हें हम अब्राहमिक ट्रेडिशंस कहते हैं, उन पे हैं। या हम ये ऐसा कहेंगे, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ॉर्मूलेशन है, कि हम हैं जो इस धरती को कर्म भूमि मानते हैं, इस धरती पे हम कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो इस धरती को भोग भूमि मानते हैं, कि वो धरती पे भोग के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे और भी क्लासिफ़िकेशन हो सकते हैं, लेकिन हर क्लासिफ़िकेशन में मैं अपने और पराये में एक भेद कर रहा हूँ। तो ये एक है, दूसरी तरफ ये है कि नागराज जी कहते हैं भई अपने और पराये में भेद को मिटाओ। इससे रिकंसाइल आप कैसे करते हैं? इसके बाद फिर मैं पवन आप पे आता हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कि इस बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है फिर से, पर इसका एक और पक्ष है जिस पे तुमने इंगित नहीं किया, पर मुझे ध्यान आया कि अपने पराये की दीवार तो हट मिटाओ, लेकिन परिवार की दीवार रखो। हाँ, ये हो गया ना। जब धर्मपाल जी जी, जी, यहाँ, जी, हाँ, बड़े बड़े पोस्टर्स आए थे जीवन विद्या को, उन्होंने पूरा रेखांकित कर दिया था, जिसमें ना एरोस बने हुए थे और कॉलम्स बने हुए थे, और एक से फिर चार लाइन खड़ी होती थी, जैसे वो क्या बोलते हैं, फ्लोर डायग्राम में जीवन विद्या को पेश किया गया था, हमारे पास भी आए थे। फ्लो चार्ट। की मैं बात कर रहे थे फ्लोर चार्ट, वो जो लीनियरिटी की मैं बात कर रहा था, उधर प्रत्यक्ष उसका वो था कि पूरा उसमें आ गया था, 10-12 फ्लोर चार्ट्स थे। तो एक दिन वहां धर्मपाल जी बैठे हुए ऐसे ही बैठे थे और उसको देख रहे थे। 15-20 मिनट देखते रहे, फिर हमको बोले कि आधुनिक मॉडर्निटी में, आधुनिकता में व्यक्तिवाद है, इसमें परिवारवाद है, इतना ही तो फर्क है। दैट वाज हिज कमेंट, ऑफ कोर्स अ लाइट हार्टेड कमेंट, एंड दैट इज ट्रू। बट हम तो हम देखो, मैं यही तो कहता हूं ना, मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या में जो फर्क है वो बहुत गहरा फर्क है।
अब इसमें परिवार, इसमें क्या हो गया, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, जबकि पहले और वो करने का मतलब हो गया कि आपने टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया। जबकि जीवन विद्या इज अ प्रपोजल ऑफ सनातन, द प्रपोजल इज नॉट ऑफ डूइंग, डूइंग का प्रपोजल नहीं है, बीइंग का प्रपोजल है, इजनेस का प्रपोजल है, जो है उसका प्रपोजल है। जो नागराज जी ने ऑर्डर्स देखे, एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर, द लार्जर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सब 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 ऑर्डर्स, उसका विवरण है। This is all lies in the intangible domain, the domain of isness, which only can be understood and experienced. There's nothing, इसमें डूइंग का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, व्यवहार का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ये डूइंग और बिहेविंग वाला जो पार्ट है वो खुद ही को तय करना पड़ेगा, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। मध्यस्थ दर्शन doesn't talk about that. But Jivan Vidya somehow has conveyed इन एडवर्ट कोई इस तरह का कन्वे हो गया जिसकी वजह से ये फॉल्सिटी आ गई है कि हम गले मिलते हैं, हम भैया और भाप, ये सब सम काइंड ऑफ एक नाटकबाजी जो शुरू हुई है, जो तो पहले भी थी ना भाई। हर आदमी दूसरे से रिश्ता बनाना ही चाहता है, जीवन विद्या और नो जीवन विद्या, उसी में तो ये सारी फॉर्मेलिटी होती है कि भाई दूसरे को देखकर अच्छी बात कर दो, पीछे से फिर उसकी बुराई करने लगो, उसकी चुगली करने लगो, पर सामने सामने अच्छी बात करो। ये तो जीवन विद्या के बिना भी हो रहा है ना, अच्छी बातें। जीवन विद्या आने से तो बुनियादी फर्क आना चाहिए, अंतर का फर्क आना चाहिए, क्योंकि बीइंग की बात है। तो ये जो अपने पराये की दीवार मिटाओ, ये तो हुआ ही नहीं जीवन विद्या में। हम तो अपने परिवार में घुस गए, एक तरफ तो ये बात हुआ। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट कि ये अपने पराये की दीवार नहीं खड़ा करेगा क्या, भारत और भारत एक, हम अलग हैं और वो अलग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें सनातन सबस्यूम्स एवरीथिंग। व्हाट इज सनातन? ट्रुथ। सनातन इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, सनातन इज नॉट एन आइडियोलॉजी, Sanatan is not an idea. Sanatan is eternal and perennial truth. You see things as they are. The, ये कोई एक कोइंसिडेंस है कि इस धरती में के लोगों ने उस बात को देखा। ये धरती के लोग नहीं भी देखते तो भी वो था, वो सत्य तो है, वो एग्जिस्टेंशियल है। इस धरती के ऋषि मुनियों ने, बड़े लोगों ने उस चीज को देखा, और उसके बाद इस सभ्यता उसके आधार पर बनी, उससे विभिन्न संस्कृतियां निकली इस धरती पर। इस धरती पर माने इस भारतीय भूभाग पर ऐसा हुआ। सो हमने ऐसा किया नहीं, ऐसा हुआ। वो जो थी उस चीज को देखा गया, और उसके आधार पे यहां पे जो भी पनपा वो पनपा पनपा। ये चीज हम किसी को कन्वर्ट कर दे दूसरे देश को नहीं जा रहे हैं कि आप ये बात मानो। हमारा अधिक से अधिक ये प्रपोजल होगा कि आप मानवता की बात करते हो ना, मानवता तो कॉमन है ना, तो उस कॉमन के लिए आपको एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर देखने की जरूरत है। एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर कोई में भारतीय, भारत के लोगों का कोई आधिपत्य थोड़ी ना है कि ये हमारा है। जैसे बाइबल पे क्रिश्चियनों का आधिपत्य है, ये किताब हमारी है। मुसलमानों के लिए कुरान उनकी है, हमारी कुछ नहीं है। ऐसा है भाई, हमने देखा है, तुम भी देख लो। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। पर हमने देखा है और हम तुमको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और इस धरती के लोगों ने देखा, हम इस धरती के लोगों पे गर्व करते हैं, हम इस धरती पे गर्व करते हैं, हम इस धरती के हैं इसलिए हम गर्व करते हैं। हमको तुमको दूर नहीं करते हैं, तुम दूर हमसे हो, तुम हो, हम तो तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और कोई धर्म परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है, जी। तुमको देखने की जरूरत है। So there is, this is not a different kind of a thing. We are not creating an exclusive boundary. We are saying this is who we are and this is for all to see. You see, you also, then the ball will fall.
You don't have to do anything about it. You don't have to change anything. You just have to see. जी, जी। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी पवन, आपको एक सेकंड और वेट कर रहा हूँ करवा रहा हूँ। मुझे पवन जी ये भी लगता है कि जिस तरह हमको स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हिस्ट्री, जैसे कि अ, हमको भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ाया गया है ना, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और हम्म 50-60 लोग, और वो कुछ कर हम्म रहे हैं। हम्म अ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म एक एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है कि जब ये सब हो रहा था, तो मेरे हम्म। पूर्वज कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? उसकी जगह हमारी हिस्ट्री में होती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो भारत की इंडिपेंडेंस हुई, वो कुछ 100, 50, 150, 200, 1000, 2000 लोगों का एफर्ट था। मेरे गाँव के बड़े, मेरे परिवार के बुजुर्ग उसमें कहीं थे नहीं। जबकि जो पारंपरिक इतिहास पढ़ाया जाता है, जैसे रामायण पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाई जाती है, हम्म। हर जाति का कोई पूर्वज उसमें कोई कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि हर जाति वाला अपने आप को उस महान इवेंट, रामायण के इवेंट या महाभारत के इवेंट से जोड़ता है कि हाँ, वो जब हो रहा था, तो मेरा पूर्वज वहाँ खड़ा हुआ था और उसने ये किया था। ये है कि ये हमको समझना पड़ेगा ना कि मानव, मैं एक मनुष्य हूं, तुम एक मनुष्य हो, तो हम अपने को भी स्टडी करें, तो हम में बहुत सारा कुछ ऐसा है जो दूसरे मनुष्य से के में भी वैसा ही है जैसा हम में। उसी को हम सनातन कह रहे हैं, उसको ही हम सार्वभौम कह रहे हैं, है ना। लेकिन उस उतने पे बात खत्म होती नहीं ना। उसके बाद भी हमारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमको भारतीय बनाता है। वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वो भारतीयता जो है वो मौसम और जिस जगह तुम पैदा हुए, जिन माँ बाप के घर में तुम पैदा हुए, वो सबको लिए हुए कुछ ऐसा है जो आपको भारतीय बनाता है, जो दूसरे से अलग है, दूसरे से ऊंचा है, नीचा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम ऊंचे नीचे कंपैरिजन के सेंस में देखें ही नहीं, डिफरेंट के सेंस में देखें। हम भारतीय वो जो भारतीय पना है, वो अमेरिकन पने से अलग है और हमेशा ही अलग रहेगा। इवन इफ, अगर कल के दिन एक पूरी विश्व की एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें सब एक ही गवर्नमेंट हो वगैरह वगैरह, तो भी ये डिफरेंस रहेगा, और वो डिफरेंस वहां भी खत्म नहीं होगा। उधर भी, भारत के अंदर भी या अमेरिका के अंदर भी, ईस्ट अमेरिका में रहने वाला और वेस्ट अमेरिका में रहने वाले और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रहने वालों के बीच में भी एक कोई अंतर होगा जो उनको वहाँ विशेष बनाता है। ये साउथ अमेरिकन्स को की विशेषता है, ये नॉर्थ अमेरिकन्स की विशेषता है, ये बंगाल के क्षेत्र में रहने वालों की विशेषता है, और ये कर्नाटक में रहने वालों की विशेषता है। ये भाषा का जो फर्क है, फॉर इंस्टेंस, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं अगर देखो तो इसमें एक मूल में एक कॉमनैलिटी है कि सारी भाषाओं में हो सब कुछ होता है, हम करते नहीं है। हमारी शादी होती है, बच्चा होता है, मैं चलते चलते गिर जाता हूं, मेरा हाथ जल जाता है, मैं हाथ को जलाता नहीं हूं। अंग्रेजी में होता है आई बर्ंट माई हैंड। ये वाक्य का फॉर्मेशन ऐसा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो वाक्य का फॉर्मेशन है कि मेरा हाथ जल गया, और अंग्रेजी में जो फॉर्मुलेशन है कि आई बर्न्ट माई हैंड, इसमें ये ऊंचा है और वो नीचा है। डिफरेंट है, दो दृष्टियां हैं अलग अलग देखने की। और पूरे भारतीय भूखंड में जितनी भी बोली भाषाएं हैं, उसमें सब कुछ होता है। इसको आप कैसे नकार देंगे? परंतु उसके बावजूद भी बंगाली और बिहारी में फर्क है। बिहारी तो कोई भाषा नहीं है, चलो मैथिली में फर्क है, या अवंतिका की जो भाषा है उसमें फर्क है। तो ये जो अलग अलग बोली भाषाओं, उसमें फर्क होने के बावजूद एट अ डीपर लेवल यहाँ सब कुछ होता है। उसको मैं सिविलाइजेशन की समझ से जोड़ता हूं। और ये जो अलग अलग दिखता है हमको, वो अलग अलग संस्कृतियों की वजह से है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा इन भाषाओं का? कभी इस पे सोचा जाए कि ये भाषाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ? अंग्रेजी आई उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं। अंग्रेजी आने के बाद तो बहुत कुछ उथल पुथल हो गया, पर अंग्रेजी जब नहीं थी तभी भी ये बोली भाषाएं थी और पनप रही थी।
उनमें कोई कंपटीशन नहीं था, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं था, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी। वो अलग अलग थी। अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक जैसे थे। ये भी हमको दिखाई देता है। तो ये जो आप एक होते हुए भी अलग अलग हो सकते हैं। यही तो संस्कृति का मूल वो है कि एक सिविलाइजेशन अनेक कल्चर्स। तो ये जो अनेक कल्चर को हम मानवता के दृष्टि से अलग अलग जो दिखता है उससे हम डिस्टर्ब क्यों हो? ठीक है ना ये? देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। इसको एक करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही मॉडर्न सोच है कि हम सबको यूनिफॉर्म कर दें। मानवता का मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारे डिफरेंसेस को खत्म कर दें। ये तो नेचुरल डिफरेंसेस हैं। जैसे हमारी नाक और आपकी नाक अलग अलग है, ये नेचुरल अलग अलग है। इसमें इसको एक जैसा क्यों करना है? So this is what we need to understand, that the differences are subsumed if you have a strong civilizational base. If you have a strong understanding of the Sanatan, then ये जो differences हैं, they are a natural outcome कि आपकी एक ही अंडरस्टैंडिंग आपके लोकल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बदल गया। क्या? जो कार्य व्यवहार बदल गया, मूल समझ नहीं बदली। तो दैट्स ऑल राइट। ये ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है? तो इसको हम इस तरह से देखें ही नहीं। मेरा ये प्रस्ताव है कि इसको डिफरेंसेस को इस तरह से ना देखा जाए कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज कर रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग, मूल अंडरस्टैंडिंग एक है, देन इट इज ऑल राइट। तो इसमें अपना पराया जो है वो रोल नहीं प्ले करता। आप अलग हैं, मैं अलग हूं, और वो अलग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। उसमें एक एक तरह की कॉम्प्लीमेंटैरिटी या हार्मनी है। तो अलग होते हुए भी देयर इज नो इश्यू देयर। So the अपना पराये की दीवार doesn't come here. अपना पराये की दीवार comes when you don't have that understanding, जो underlying understanding है कि the civilizational understanding of the Sanatan is the same. ये जब इससे संबंध विच्छेद हो जाता है, इसी को रूटलेसनेस कहा गया है। इससे जब आप कट जाते हैं तो आपको ये सारे डिफरेंसेस अपने पराये, मेरा कुछ है उसका कुछ है, और वो अलग अलग और कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में दिखाई देने लगते हैं। अदरवाइज देयर इज नो संघर्ष। जी, जी, जी। अच्छा, एक इसमें पवन जी एक बात, इसमें और प्रश्न खड़ा हो रहा है। ठीक है, देश प्रेम नहीं है ना? लेकिन काफ़ी लोग जो जुड़े, एटलीस्ट जो मेरे परिचय में जो लोग शुरू में जुड़े, वो सामाजिक लोग थे। उनको अपने समाज की बहुत चिंता थी और दुःख था कि हमारा समाज जो है बिखर रहा है, टूट रहा है। ये लोग परिवार तक सीमित नहीं थे, मतलब इनकी चिंताएँ अपने परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने गाँव की चिंता इनको होती थी और अभी भी है। ऐसे शुरू में लोग जुड़े हैं, मैं जानता हूँ, है ना? मतलब ये लोग मॉडर्न सिटी सिटी शहर के लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग नहीं थे, किसान परिवारों के थे और सामाजिक लोग थे। और इनको जीव विद्या में जो संभावना दिखी वो समाज के संदर्भ में संभावना दिखी। कि जीव विद्या से हमारा समाज में ऊर्जा आएगी, दोबारा खड़ा होगा, हमारे समाज में जो विसंगतियाँ आ गई हैं, जो टूटन आ गई है, उसको हम रोक लेंगे। अ, धीरे-धीरे फ़ोकस परिवारों पे आ गया है कि हम अपने परिवार को बचा लेंगे। समाज की ज़्यादा चर्चा अब शायद होती नहीं है। लेकिन शुरू में तो समाज के से जुड़े हुए लोग जीव विद्या से जुड़े थे। हो सकता है शायद आप भी उनमें से ही ऐसे हों कि जीव विद्या से जुड़ने का जो अट्रैक्शन रहा होगा वो समाज की चिंताओं का रहा होगा। अ, थोड़ा इससे कुछ कहिए, ऐसा था क्या? नहीं नहीं, ये तो वो तुम जो बात कर रहे हो उसको मैं उसी बात से जोड़ता हूँ कि ये जो परिवर्तन 90 के बाद हुआ, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो मेरी पीढ़ी के लोग हैं या मेरी पीढ़ी से आधी पीढ़ी आगे के लोग हैं। मेरी उम्र अभी 73 है। उन लोगों की उम्र जिनकी तुम बात कर रहे हो 60-65 के रेंज में है। तो हम लोग एक ही पीढ़ी के लोग हैं। तो उन लोगों में स्वाभाविक रूप से देश प्रेम था। इसी ये चीज को हमको समझना चाहिए कि हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं हम उससे अछूते नहीं रहते। कुछ चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने वातावरण से। वो कोई सिखाता नहीं है। जैसे हम भाषा कोई सिखाता नहीं है, मातृभाषा
हम सीख जाते हैं। वैसे ही ये चीजें, ये मान्यताएं, ये व्यवहार की कुछ चीजें, इस तरह की देश प्रेम की बातें, समाज के प्रति चिंतन, ये हमको बहुत हद तक हमारे वातावरण से मिलता है। तो उस पीढ़ी में ये मिलता ही था। अब जा करके वो गड़बड़ हो गया 90 के बाद, ये मैं मानता हूं। इसमें बहुत बहुत तेजी से एक बदलाव आया है। मैं उसको गिरावट बोलता हूं, आप गिरावट ना बोले, बदलाव आया है। और वो किसी को दोष नहीं दे सकते। दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड। उसकी प्रक्रिया हम समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। तो तुम्हारी बात में से मैं सहमत हूं कि उस समय के, जैसे तुम अगर रण सिंह जी की बात कर रहे हो, गणेश जी की बात कर रहे हो, सत्य जी की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई मीन, हमने एक जगह कहा है कि धर्मपाल जी ने इन लोगों को बहादुर कहा। क्यों कहा बहादुर? उसमें एक तत्व ये था कि वो लोग समाज के लिए करने को तैयार हैं। वो खुद अपने को नहीं देखते, सिर्फ कि मेरा सुख सुविधा ये वो नहीं देखते। उनके लिए एक बड़ा सोच है उनके दिमाग के सामने, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो डेफिनेटली इन लोगों में वो सोच रही होगी, और वो सोच का कारण व्यक्तिगत उनको न दे करके मैं उसको एक उस समय के परिवेश को भी देता हूं कि ऐसा ही परिवेश था। ये लोग ज्यादा, मतलब पर्सनली दे वर मोर एक्टिव, दे वर मोर अवेयर, इसलिए उन्होंने उस ये आगे बढ़ करके जीवन विद्या में से जुड़कर इसके इसके साथ मिलकर के इसको माध्यम बनाकर कुछ करने का सोचा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन दिस वॉज देयर, दिस योर, इनफैक्ट तुम हमारी बात को का अनुमोदन ही एक प्रकार से कर रहे हो कि ये उनमें उनमें भी था। हम जो कि शहर में पैदा हुए, शहर में बड़े बढ़े, गांव से मेरा कोई खास संपर्क नहीं था, हाँ छुट्टियों में मैं जाता था, तो हमको भी मिला ये कि, और बावजूद इसके कि मैं एक सोशलिस्ट एनवायरनमेंट में था, जो कि ग्लोबल स्केल पे सोचने की एक उसकी इच्छा रहती है, या उसमें एक प्रवृत्ति रहती है, उसके बावजूद हम लोगों में देश प्रेम था। तो ये उस जमाने की बात थी। आई थिंक दिस, आई एम क्वाइट now convinced that this is a phenomena which has happened after 1990, 1988, something like this. तो yes, you are right. बट ये जो परिवर्तन आया, ये देखो, तुमको इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। अगर कोई जाए, इसमें पीएचडी हो सकती है कि भाई जीवन विद्या में प्रबोधकों का जरा विश्लेषण किया जाए। शुरू के कौन प्रबोधक रहे, फिर कौन से आए, वो कौन से वातावरण से आए, उनकी मानसिकता क्या थी, उन पे कौन से प्रभाव थे, और उस प्रभावों की वजह से उनके रेंडरिंग जो मैं कह रहा हूँ, डिलीवरी में क्या परिवर्तन आए अपने आप। मतलब ये देखो, ये बात अपनों को बार बार कहनी चाहिए कि हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। और ये मैं डिफेंसिव होके नहीं बोल रहा हूँ। आई रियली थिंक लाइक दैट, दिस इज, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, किसी ने जानबूझ के ऐसा किया हो, ऐसा नहीं है। दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स आर टुडे। द ओनली थिंग दैट आई विल ट्राई एंड से इज कि भाई आप लोग एक बड़ा काम कर रहे हो। ये मध्यस्थ दर्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक बड़ा काम कर रहे हो, आप लोगों को जागृत कर रहे हो, आप उनको अवेकन कर रहे हो। तो बी केयरफुल ऑफ योर ओन। आपके अंदर जो छुपे हुई मान्यताएं हैं, आपकी जो इंडोक्ट्रिनेशन है, आपकी जो जिसको रिम्पोचे जी ऑर्डिनरी रैशनल माइंड और ओरिजिनल माइंड का डिफरेंस कर रहे हैं, उस बात को समझते हुए, अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए, आपको कुछ उस पर ध्यान देना चाहिए। तब हो सकता है कि आपकी डिलीवरी में वो परिवर्तन आए जो वांछित है। दू परंतु इसमें एक और बात है ना हर्ष, ये क्या है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सारा का सारा इशू जो डिलीवर डिलीवर कर रहा है उसी का है। ऐसा नहीं है। जो ऑडियंस बैठा है ना, वो भी इसमें इक्वली एंगेज्ड है। आई मीन, इट्स अ टू वे प्रोसेस। इट्स एनी एजुकेशन प्रोसेस इज अ टू वे प्रोसेस। द पर्सन हु इज सपोजिटली, लेट्स कॉल हिम द टीचर, हाँ, या जो फैसिलिटेटर है, कोई भी नाम दो, जो एक तरफ है जो बता रहा है, और दूसरी तरफ वो है जो उसको सुन ग्रहण कर रहा है। तो ये दोनों का जो संबंध है, वो एक तरफा नहीं है।